दोस्तों, सामान्य जीवन में हम जो सोचते हैं, इच्छा रखते हैं, महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं और अपनी इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, उसी अनुरूप हम अपने कार्य और विचारों को रूप देते हैं। इसी से आपकी चेतना विकसित होती है। हमारी जैसी चेतना होती है, वैसी ही हमारी एनर्जी होती है और हम वैसी ही वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ते हुए आपने ये जाना होगा कि हमारे अंदर जैसी वाइब्रेशंस होती हैं, हम वैसी ही लाइफ या चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। अगर वाइब्रेशंस अच्छी हैं, तो आप एक अच्छी लाइफ परसीव करते हैं और अगर वाइब्रेशंस बुरी या नकारात्मक हैं, तो आप बुरी लाइफ परसीव करते हैं। लेकिन सवाल आता है कि हम अपनी वाइब्रेशंस को कैसे पहचानें? कैसे जाने कि कौन सी वाइब्रेशंस अच्छी हैं और कौन सी बुरी? इसे अच्छे से समझने के लिए डेविड हॉकिंस का मॉडल मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस आपकी काफी मदद कर सकता है। ये एक ऐसा मॉडल स्ट्रक्चर है जिसमें डेविड हॉकिंस ने चेतना के अलग अलग स्तर, उनकी एनर्जी फील्ड्स और उनके इमोशनल स्टेट को बारीकी से समझाया है। इस अध्ययन में उनको सालों लग गए। उनका सारा जीवन ही इंसानों के ब्रेन वाइब्रेशंस को समझने में गुजरा। अपने इस अध्ययन के लिए उन्होंने जेल में बंद कैदियों से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक और सफल लीडर्स तक लगभग 2.5 लाख लोगों के ब्रेन वाइब्रेशंस को कैलिब्रेट किया और निष्कर्ष निकाला कि हर इंसान चेतना के एक निश्चित स्तर पर जीता है। वो जिस एनर्जी फील्ड में होता है, उसी स्तर पर वो सोच पाता है और दुनिया को भी वैसे ही अनुभव करता है। इंसान सोचता है कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा ना होने का कारण उसकी अपनी एनर्जी फील्ड ही है। वो जिस एनर्जी फील्ड में फंसा होता है, उसी के इर्द गिर्द उसकी लाइफ भी फंसी रहती है। वो कभी इससे आगे नहीं बढ़ पाता। डेविड हॉकिंस ने अपने मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस के इस मॉडल में शेम, गिल्ट से लेकर लव, पीस जैसे इमोशंस को कैलिब्रेट किया और हर इमोशन को एक निश्चित एनर्जी लेवल के अंदर रखा। ये एनर्जी लेवल और कुछ नहीं बल्कि उन इमोशंस की वाइब्रेशंस हैं जिनसे उसकी चेतना जुड़ी हुई होती है। आप अपने जीवन को लेकर कैसा नजरिया रखते हैं, अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं और कैसे विचार रखते हैं, ये सब आपकी चेतना में ही निहित है। अगर आप चीजों को उनके उच्च और सकारात्मक रूप में देखते हैं, तो आपकी चेतना का स्तर उच्च होता है और अगर आप चीजों को उनके नकारात्मक रूप में देखते हैं, तो समझिए कि आपकी चेतना का स्तर निम्न है। डेविड हॉकिंस ने चेतना के इन स्तरों यानी एनर्जी फील्ड्स को मुख्य 3 भागों में बांटा है। सबसे नीचे लो एनर्जी लेवल्स, जहां उन्होंने शेम, गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ जैसी फीलिंग्स को रखा है। इसके बाद मीडियम एनर्जी लेवल, जहां उन्होंने करेज, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस जैसी फीलिंग्स को रखा है। ये लेवल इंटीग्रिटी, सेल्फ ऑनेस्टी और एम्पावरमेंट का लेवल है, क्योंकि यही वो लेवल है जहां इंसान नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट होता है और अपने जीवन को सकारात्मकता प्रदान करता है। वहीं करेज के नीचे जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, वो सब नेगेटिव इमोशन से भरे हुए हैं, जहां इंसान को जीवन के संघर्ष से जूझना पड़ता है। ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते। वे हमेशा अपने डर, अपराध बोध और शिकायतों में ही जीते रहते हैं। अगर इंसान अपने इस इमोशनल स्टेट से बाहर नहीं आता, तो वो बहुत से ऐसे कार्य कर बैठता है जो ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि उसके स्वयं के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तीसरा लेवल आत्म जागरूकता यानी सेल्फ रियलाइजेशन का है, जहां इंसान चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान दुनिया को प्रेम की दृष्टि से देखने लगता है। वो अपराध बोध, डर, अभिमान, आलोचना आदि भावनाओं से मुक्त हो जाता है। वो हर चीज को उसके अच्छे और सर्वोच्चतम रूप में देखता है। अगर आप चीजों को उनके अच्छे रूप में नहीं देखते और छोटी छोटी बातों पर गुस्से या डर जैसी भावनाओं से जूझते रहते हैं, तो संभव है कि आप अपनी चेतना के उस उच्च स्तर पर नहीं हैं जहां से दुनिया को आप एक दृष्टि से देखते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी चेतना का स्तर क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस के अंतर्गत हम जिन अलग अलग एनर्जी लेवल्स की चर्चा करेंगे, उसमें आप जानेंगे कि आपकी चेतना के स्तर कैसे आपके जीवन का निर्माण करते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के एक एक करके इन एनर्जी लेवल्स को देखते हैं और जानते हैं कि इंसान चेतना के इन स्तर यानी एनर्जी फील्ड्स में स्वयं को किस रूप में पाता है। तो सबसे पहले जो एनर्जी लेवल है वो है शेम यानी शर्म। ये सबसे लो एनर्जी है जिसका एनर्जी लेवल 20 है। इस एनर्जी लेवल में रहने वाले लोग हमेशा शर्म से भरे हुए होते हैं। ऐसे लोग स्वयं को दुनिया से काटने लगते हैं, अकेले रहने लगते हैं। उनका आत्मविश्वास इस हद तक नीचे गिर जाता है कि वो जीवन में आगे बढ़ने की सभी उम्मीदों को खो बैठते हैं। उनके लिए जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं बचता। उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। ऐसे लोग कई बार निर्दयी हो जाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीरियल किलर्स अमूमन ऐसे ही इमोशनल स्टेट पर होते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक स्टेट हो सकता है। वहीं मानसिक तौर पर बात करें तो इस इमोशनल स्टेट में इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार वो सुसाइडल भी हो जाता है। आप देखेंगे दुनिया में आज लोगों की आत्महत्या का जो रेशियो है उसकी वजह ये इमोशनल स्टेट ही है। आजकल के युवा जो जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने संजोते हैं, सफल ना होने पर इसी इमोशनल स्टेट में आ जाते हैं और खुद पर शर्म महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है वह किसी लायक नहीं है, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे ये शर्म उनके अंदर इतनी गहराई में बस जाता है कि वह अपने जीवन में सभी अच्छी चीजों को भी नजरअंदाज कर देते हैं और अंत में जब वो शर्मिंदगी उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वह स्वयं को मृत्यु के हवाले कर देते हैं। सोचने जाए तो शर्मिंदगी से भरे हुए लोगों के लिए ये बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे वो शर्म महसूस करे, खास तौर पर बच्चों के साथ, क्योंकि उन पर इसका गहरा असर पड़ता है और वो जीवन भर उस शर्म को लेकर जीते रहते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो देखिए कहीं आपके बच्चे चुपचाप तो नहीं रहते हैं, डरे हुए तो नहीं रहते हैं। अगर ऐसा है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे के उस इमोशनल स्टेट को पहचानें और उसे दूर करें। उनसे सवाल करें, कहीं स्कूल में कोई उसके साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करता या किसी बात को लेकर कोई उसका मजाक तो नहीं बनाता। आप जितनी जल्दी अपने बच्चे की इस इमोशनल स्टेट को पहचान लेंगे, आप उतनी ही जल्दी उसे एक बड़े खतरे से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे आम तौर पर चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं। वो कुछ गलत भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो गिल्ट यानी अपराध बोध के भी शिकार हो सकते हैं। अपराध बोध शर्म के थोड़ा ऊपर ही आता है, जिसका एनर्जी लेवल 30 है। इस एनर्जी फील्ड यानी वाइब्रेशन में इंसान अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए खुद को जीवन भर दोषी मानता है। वो खुद की नजरों में गिर जाता है और अपने आप को माफ करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। ऐसे में वो एक ऐसे मेंटल स्टेट में पहुंच जाता है जहां सिवाय आत्मग्लानि के उसके पास कुछ नहीं बचता। वो स्वयं को किसी न किसी बहाने से चोट पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। उसे लगता है वो सिर्फ सजा का हकदार है। ऐसा इंसान फिर चाहे कितने ही अच्छे काम क्यों ना कर ले, उसका अपराध बोध उसे हमेशा ये एहसास कराता रहता है कि वो पापी है। उसमें आत्मदोषारोपण की भावना हमेशा बनी रहती है। वो स्वयं के प्रति प्रतिशोधी हो जाता है और इस प्रतिशोध की भावना में वो अपने आप को मार भी सकता है। अगला चेतना का स्तर है एपैथी यानी उदासीनता, एनर्जी लेवल 50। इस स्तर पर लोग अक्सर निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग जीवन की सकारात्मकता के लिए जिस आशावादी दृष्टिकोण और विश्वास की जरूरत होती है उसे पूरी तरह से खो बैठते हैं। वो पूरी तरह एक उदासीन जीवन जीते हैं जिसमें ना कोई रंग होता है, ना खुशी होती है और ना ही कोई उद्देश्य होता है। ऐसे लोग मानसिक स्तर पर पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं। ये एक ऐसी असहनीय स्थिति होती है जहां लोग उपेक्षा, कमी, गरीबी, नीरस भरा जीवन जीते हैं।
बेघर, भूखे, भिखारी, चोर अमूमन चेतना के इसी स्तर पर होते हैं। इनके पास जीवन का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता। इन्हें खाने के लिए खाना मिल जाए, इसके अलावा इनकी कोई और भूख नहीं होती। आपने अपने आसपास ऐसे कई पीड़ित और जरूरतमंद लोगों को देखा होगा। हालांकि यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि संसाधनों की कमी और शारीरिक असमर्थता से जूझने वाले लोग और अपनी उदासीनता से जूझने वाले लोग, ये दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि संसाधनों की कमी या शारीरिक असमर्थता के बावजूद भी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखते। वे अपनी असमर्थता के बावजूद भी अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर कार्य करते हैं। जबकि उदासीनता से भरे लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, वे पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे लोग को आप निकम्मा भी कह सकते हैं। स्वयं को अपने जीवन को ऊपर उठाने की समर्थता के बावजूद भी वे जीवन के प्रति निराशाजनक दृष्टिकोण अपनाते हैं। ऐसे लोग प्रायः आत्मविश्वास खो बैठते हैं और निरंतर एक उद्देश्यहीन और संघर्षपूर्ण जीवन का ही निर्वाहन करते हैं। इसके बाद जो अगला चेतना का स्तर है वो है ग्रीफ यानी शोक। एनर्जी लेवल 75। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान स्वाभाविक रूप से चेतना के इस स्तर पर पहुंच जाता है। ये एक दुख, नुकसान, खेद, मायूसी और उदासी की स्थिति होती है। हम में से अधिकांश लोगों ने कभी न कभी इसका अनुभव जरूर किया है। फर्ज करिए आपके सर पर लाखों रुपए का कर्ज है और आप उस कर्ज को नहीं चुका पाते। ऐसे में उस कर्ज की भरपाई के लिए आपको अपना घर, जमीन सब बेचना पड़ता है। ऐसे में जो आपके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरता है, आप स्वाभाविक रूप से चेतना के इसी स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप खेद से भर उठते हैं। आपके जीवन के प्रति सारी उम्मीदें बिखर जाती हैं। आप स्वयं को एक असफल इंसान के रूप में देखने लगते हैं। धीरे धीरे घर, परिवार और दोस्तों से दूरी बनाकर आप स्वयं को शराब आदि के हवाले कर देते हैं, क्योंकि अपना दुख कम करने के लिए आपको इसके अलावा कोई और विकल्प ही नहीं नजर आता। यही स्थिति किसी अपने को खोने पर भी होती है, क्योंकि जब कोई ऐसा इंसान आपके जीवन से जाता है जिससे आपको बहुत लगाव होता है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, तो आपके जीवन में अचानक एक खालीपन आ जाता है। उस इंसान के अलावा कोई भी दूसरा वो खालीपन नहीं भर सकता। आपके लिए वहां बस दुख बचता है और ये दुख निरंतर बना रहता है। अगर आप ज्यादा देर चेतना के इस स्तर पर रहते हैं तो बाद में आपके लिए अवसाद, शोक और पश्चाताप के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आप जीवन को और संसार को एक दुखमय स्थान मानकर जीवन भर वैसा ही जीवन जीते रहते हैं। इसके बाद जो अगला मेंटल स्टेट यानी चेतना का स्तर आता है वो है फियर यानी डर। एनर्जी लेवल 100। डर एक ऐसी भावना है जो प्राकृतिक रूप से आपके अंदर समाहित होता है, जैसे गिरने का डर, चोट लगने का डर, अंधेरे का डर। लेकिन जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप अपने अंदर डर के विस्तार को बढ़ाते जाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब डर व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक रूप ले लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर जो ये डर पनपता है वो किसी न किसी सामाजिक कारक की वजह से ही पनपता है। आपने देखा होगा आज जितने भी सफल प्रोडक्ट्स या उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके डर पर ही आधारित हैं। अगर किसी ने टूथपेस्ट का प्रचार किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत मजबूत और साफ होंगे। किसी ने तेल का प्रचार किया तो कहा कि ये तेल आपके बालों को और घना और मजबूत बना देगा। यहाँ उन्होंने अपने अपने प्रचार में आपके दांत टूटने और बाल झड़ने के डर का ही इस्तेमाल किया। इसी तरह और भी कई तरह के डर हैं जिसका इन एडवर्टाइजिंग कंपनी ने शुरू से ही फायदा उठाया है। इसके अलावा असुरक्षा का डर, अस्वीकृति का डर, उत्पीड़न का डर, नुकसान का डर, शत्रु का डर जैसे कई डर होते हैं जो आपको हमेशा डरा कर रखते हैं। आप हमेशा एक खतरे को महसूस करते हैं जिसकी वजह से आप हमेशा चिंता और परेशानी से घिरे रहते हैं। आपको हर समय लगता है कि आपको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे।
यही डर आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता। फर्ज करिए आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार अपनी असफलता के डर से जूझते रहते हैं। ऐसे में आप ही बताइए, क्या आप उस काम में सफल हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, डर किसी चीज का समाधान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अप्रिय भावना है जो हमेशा चीजों को बिगाड़ने का काम करता है। आपको चाहिए कि आप स्वयं को अंदर से मजबूत करें और किसी भी तरह के डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि डर किसी चीज का भी हो, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके बाद जब आप अपने डर, शोक और शर्म से ऊपर उठते हैं, उन्हें ओवरकम करते हैं, तो उसके बाद आता है डिजायर यानी इच्छा, एनर्जी लेवल 125। ये एक ऐसा मेंटल स्टेट होता है जहां आप अपनी लाइफ को महत्व देने लगते हैं और आपके जीवन में एक प्रेरणा काम करने लगती है। हालांकि यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि इच्छा के स्तर में ये प्रेरणा सामान्य रूप से ही काम करती है, क्योंकि इच्छा आदर्श रूप में ना होकर लालसा से भरी होती है। यानी आप कुछ पाने या करने की इच्छा करते तो जरूर हैं, लेकिन आप कभी भी उस इच्छा से संतुष्ट नहीं होते हैं। नतीजतन आपकी इच्छाएं आपके दुख का कारण भी बनती हैं। सामान्य जीवन में अमूमन इच्छाएं दो कारण से जन्म लेती हैं। पहला, दुख या समस्याओं को हल करने के लिए, दूसरा, खुशी या प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। हालांकि जीवन में इच्छाएं एक दुष्चक्र का कार्य अधिक करती हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक कार पाने की इच्छा की। आपको लगता है कि आपकी असली खुशी उस कार में है, लेकिन जैसे ही कार आती है, धीरे धीरे आपकी वो खुशी अल्पकालिक हो जाती है और आप दूसरी इच्छाओं के पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, इस तरह इच्छाओं का ये दुष्चक्र चलता ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका मन कभी भी एक इच्छा से तृप्त हो ही नहीं सकता। वो लालची होता है, अधिक से अधिक पाना चाहता है। ऐसे मेंटल स्टेट में रहने वाले लोग जीवन की गहराई का अर्थ समझने से अधिक भौतिक चीजों को अधिक महत्व देते हैं। परिणाम ये निकलता है कि ऐसे लोग आंतरिक रूप से कभी खुश नहीं रह पाते। अगर कभी उनकी इच्छा पूरी ना हुई तो वो निराशा से भर जाते हैं। यही निराशा आगे चलकर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है। दूसरी तरफ, अगर आपकी इच्छा या इच्छित वस्तु किसी दूसरे के पास है तो आप उसके प्रति ईर्ष्या महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा भी इच्छा के साथ आपकी कई ऐसी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जैसे स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, लालच, स्वामित्व, हवस, जिसकी पूर्ति ना होने पर आप अपनी एनर्जी लेवल को खोने लगते हैं और चेतना के निचले स्तर पर गिरते चले जाते हैं, जहां सिर्फ डर, शर्म और दुख मिलता है। इच्छाएं तब तक ही अच्छी हैं जब तक कि वह आपको नियंत्रित या गुलाम ना बनाए, अन्यथा वे सिर्फ जीवन की बाधाएं हैं। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि बाधाएं कभी भी आपको चेतना के उस स्तर पर नहीं पहुंचा सकती जहां आपका न केवल अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण हो, बल्कि अपनी चेतना पर भी पूर्ण नियंत्रण हो। अगले एनर्जी लेवल पर आता है एंगर यानी गुस्सा, एनर्जी लेवल 150। ये निराशा के स्तर का ही एक मेंटल स्टेट होता है, जिससे उबरने के लिए लोग गुस्से का सहारा लेते हैं। जब उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या अपने कार्य में असफल होते हैं तो लोग अक्सर गुस्से से भर उठते हैं। यही गुस्सा कभी कभी शारीरिक हमले या आक्रामक व्यवहार का रूप ले लेता है। इसी कारण गुस्से में वे कई ऐसे विनाशकारी या नुकसानदायक कार्य कर जाते हैं जिसके बारे में बाद में सोचकर वे गिल्ट से भर जाते हैं। उन्हें स्वयं से नफरत होने लगती है। वे स्वयं को निचले स्तर का समझने लगते हैं। अक्सर कहा जाता है कि गुस्से में इंसान अपना विवेक खो बैठता है, यानी वो सही गलत समझने की स्थिति में नहीं होता। बुद्धि जड़ हो जाती है, हावी रहता है तो सिर्फ गुस्सा। कई बार लोग अपने इस गुस्से का इस्तेमाल अपने आप को अधिक ताकतवर साबित करने और दूसरों पर नियंत्रण रखने के लिए भी करते हैं। पति का अपनी पत्नी पर गुस्सा करना इसे नियंत्रण के लिए होता है, ताकि वो खुद को पत्नी से अधिक ताकतवर और सुपीरियर दिखा सके। इसके अलावा गुस्से के पीछे कई बार आत्मसम्मान यानी अभिमान की भी भावना होती है। जब आपको लगता है
कि कोई आपके आत्मसम्मान या अभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप तुरंत गुस्से से भर उठते हैं। हालांकि यहाँ गुस्से को किसी भी प्रकार से एक सकारात्मक भावना के रूप में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, खास तौर पर तब जब ये परिस्थिति जन्य ना होकर आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो। अगला एनर्जी लेवल है प्राइड यानी अभिमान। एनर्जी लेवल 175। ये एक ऐसा मेंटल स्टेट है जहाँ इंसान डर, शर्म और गुस्से से आजाद होता है। वो पूरी तरह आत्मविश्वास यानी स्व अभिमान से भरा होता है। उसके पास जो भी होता है, पैसा, घर, रिश्ते, शक्ल, सूरत, वो हर चीज के प्रति अभिमान से भरा होता है। ये पहला स्तर है जहाँ वो स्वयं के लिए खुश और अच्छा महसूस करता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस मेंटल स्टेट को चेतना के निम्न स्तर पर ही रखा गया है, क्योंकि इस स्तर पर आपके अंदर चीजों को लेकर अहंकार की भावना आ जाती है। आप स्वयं को बेहतर और दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। इसमें एक अलगाववादी भावना होती है और यही कारण है कि अभिमान अनेक युद्धों और कष्टों का कारण बना। आज तक इस दुनिया में जितने भी धार्मिक युद्ध या आतंकवादी हमले हुए हैं, इसमें नफरत के अलावा अभिमान का भी बहुत बड़ा योगदान है। हिटलर एक ताकतवर शासक था, कुशल लीडर था। उसकी मानसिकता दूरदर्शितापूर्ण थी और वो जर्मनी को केमिकल इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसके अंदर अभिमान आया, वो स्वयं को दुनिया के ऊपर समझ बैठा। उसने पूरी दुनिया पर शासन करना चाहा और हिटलर के इसी अभिमान की वजह से दुनिया को विश्व युद्ध जैसी भयंकर त्रासदी का सामना करना पड़ा। बाद में जब हिटलर का अभिमान चूर चूर हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। चेतना का ये स्तर इसी तरह से काम करता है। अगर आप इसे नहीं संभालते हैं तो ये कब आपको चेतना के निम्नतम स्तर पर ले आएगा, आपको स्वयं पता ही नहीं चलेगा। हालांकि हिटलर का अभिमान और सामान्य इंसान का अभिमान दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी स्तर वही है। सामान्य इंसान के पास अभिमान करने की वजह पैसा, धन, समृद्धि, सुंदरता, प्रतिभा से ज्यादा ऊपर नहीं होता। लेकिन ये अभिमान तब तक ही अच्छा है जब तक कि ये आप पर हावी ना हो। अमूमन देखा जाता है कि अहंकार के झूठे आत्मसम्मान में रहने वाला व्यक्ति बहुत नाजुक होता है और बाहरी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं उसे आसानी से प्रभावित कर सकती हैं। वो लोगों की उन नकारात्मक प्रतिक्रियाओं और आलोचनाओं को व्यक्तिगत हमले के रूप में ले लेता है, जिससे उसका विश्वास डगमगा जाता है और वो हताश हो जाता है और शर्मिंदगी के स्तर तक गिर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत सुंदर दिखता है, उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान होता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा इंसान उसकी सुंदरता पर सवाल उठाता है, उसकी आलोचना करता है, वैसे ही उसे अपनी सुंदरता पर संदेह होने लगता है। उसका अभिमान डगमगा जाता है और धीरे धीरे वो शर्मिंदगी के स्तर पर चला जाता है। वैसे भी सुंदरता चिरस्थायी नहीं है, वो कभी ना कभी तो ढलेगी ही। उस पर हमेशा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए व्यक्ति को इस पर अधिक अभिमान से बचना चाहिए। ठीक इसी तरह पैसा, ताकत या अपनी समृद्धि पर भी ऐसे अभिमान से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें एक्सटर्नल है और कोई नहीं जानता कि हालात कब बदल जाएं। हिटलर के साथ यही हुआ था। निसंदेह वो एक ताकतवर शासक था, उसे इस पर अभिमान था, लेकिन जैसे ही हालात बदले उसका अभिमान चूर चूर हो गया और फिर उसका क्या अंजाम हुआ आप सब जानते हैं। अगला एनर्जी लेवल है करेज यानी साहस। एनर्जी लेवल 200। इस स्तर पर आप शर्म, डर, चिंता या शिकायत जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर होने लगते हैं। आप बस स्वयं को निरंतर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपके अंदर डर या शिकायत जैसी भावनाएं नहीं होती, लेकिन आप अपने साहस के बल पर अपने उस डर पर विजय प्राप्त करते हैं। आपने सुना भी होगा कि डर के आगे जीत है, तो डर से जीत तक का जो ये सफर है वो साहस से ही तय होता है। आपके अंदर जब तक साहस पैदा नहीं होगा तब तक आप अपने डर को दूर कर ही नहीं पाएंगे। इसी तरह ये साहस ही है जो आपको शर्म जैसी भावनाओं से बाहर निकालता है।
डेविड हॉकिंस कहते हैं कि साहस अन्वेषण, उपलब्धि, धैर्य और दृढ़ संकल्प का क्षेत्र है। निचले स्तरों पर जो लोग दुख, निराशा, चिंता या भय से ऊपर नहीं उठ पाते, साहस के स्तर पर वही लोग रोमांचित, चुनौतीपूर्ण और उत्साही हो जाते हैं। ऐसे लोग ना जीवन की बाधाओं के आगे हार मानते हैं और ना ही अपनी भावनाओं के आगे। सही मायनों में ये चेतना की शक्ति की पहली सकारात्मक स्थिति है, जहां आपके अंदर से निकलने वाली एनर्जी वाइब्रेशंस हाई फ्रीक्वेंसी पर जाने के लिए प्रेरित होने लगती हैं। इसलिए साहस को चेतना के उच्चतम स्तर का प्रवेश द्वार माना गया है, क्योंकि यही वो स्तर है जहां आप निरंतर अपने व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उपलब्धि की ओर कार्य करने लगते हैं। आपके आगे भले ही कितने ही जोखिम हो, कितने ही खतरे क्यों ना हो, आप उससे डरकर पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। नतीजतन आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। आप लगातार जीवन को सुधारने और बेहतर कार्य करने में लग जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संभावना है कि आप कम से कम साहस के इसी स्तर पर हो, क्योंकि यदि आप इससे निचले स्तर पर होते तो संभवतः आपको व्यक्तिगत विकास में कोई सचेत रुचि नहीं होती। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और यकीन मानिए आप बढ़ रहे हैं। अगला एनर्जी लेवल है न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता। ये साहस से भी ऊंचा स्तर है। एनर्जी लेवल 250। चेतना का ये स्तर सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इस स्तर पर आप दुनिया की परवाह छोड़ देते हैं। लोग क्या कहते हैं, आपको जीवन में कैसे परिणाम मिलते हैं, आप इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। आप बस एक चैन और आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो मस्त मौला होते हैं और बस अपने में मस्त होकर जीते हैं। ना दुनिया की कोई चिंता, ना जिंदगी की, ना मन पे जोर और ना ही दिमाग पे। वे पूरी तरह तनाव मुक्त और अनासक्त जीवन जीते हैं। अगर आप चेतना के इस स्तर पर आते हैं तो आपके अंदर भी एक बड़ा बदलाव आ सकता है। आप जीवन को एक न्यूट्रल यानी तटस्थ दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ जीवन ना कुछ अच्छा होता है और ना ही बुरा। आप एक नॉन जजमेंटल यानी निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित करते हैं। चीजें अगर आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रही तो आप उसके बारे में सोच सोचकर परेशान नहीं होते हैं और ना ही क्रोधित या निराश होते हैं। इसलिए तटस्थता आपको अधिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। बहुत से स्वरोजगार वाले लोग इसी स्तर पर होते हैं। अगला एनर्जी लेवल है विलिंगनेस यानी इच्छा। एनर्जी लेवल 310। इससे पहले कि आप डिजायर और विलिंगनेस में कंफ्यूज हो, आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि दोनों के ही अर्थ में बहुत अंतर है। डिजायर जहाँ किसी चीज की मामूली चाहत से लेकर जुनूनी चाहत या तीव्र इच्छा हो सकती है, वही विलिंगनेस का अर्थ उस तत्परता से है जहां आप अपनी इच्छा के लिए सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप फिट होना चाहते हैं, तो ये आपकी डिजायर है, लेकिन उस डिजायर को पूरा करने के लिए आपको जो चीजें करनी चाहिए यानी एक्सरसाइज, डाइट, सैक्रिफाइस, ये सब आपकी विलिंगनेस है। इस विलिंगनेस को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा स्तर है जहां इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन एक साथ आते हैं। यहाँ आप अपना हर काम पूरी तत्परता, समयबद्धता और संगठित तरीके से करते हैं। आप शिकायत नहीं करते, बल्कि अपनी परेशानियों को दूर करने के उपाय ढूंढते हैं। आप इस स्तर पर अपने आंतरिक मुद्दों या कमियों को देखने और उन्हें दूर करने की इच्छा रखते हैं। स्वयं को सुधारने और बेहतर करने की इच्छा रखते हैं। दूसरों से सीखने की इच्छा रखते हैं। सही मायनों में विलिंगनेस ही चेतना का वो स्तर है जहां आप जीवन में विकास करना शुरू करते हैं। यहाँ आप साहस और तटस्थता से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्तर है जहां आप अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं। जैसे तटस्थता की बात करें तो इसमें आप एक आरामदायक और सुखमय जीवन तो जीते हैं, लेकिन उसे बेहतर करने के लिए आप स्वयं पर ज्यादा दबाव नहीं डालते। इसलिए आपके अंदर जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसका भी आप प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। वहीं अगर विलिंगनेस
इस स्तर की बात करें तो यहाँ आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार होते हैं। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स अक्सर इसी एनर्जी लेवल पर होते हैं क्योंकि वे अपनी पढ़ाई पूरी लगन और अनुशासित तरीके से करते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए उनमें पर्सनल ग्रोथ भी बहुत तेजी से देखने को मिलती है। अगला एनर्जी लेवल है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, स्वीकार करना। एनर्जी लेवल 350। यहाँ से आपके जीवन में एक शक्तिशाली बदलाव आता है क्योंकि आप जीवन की संभावनाओं के प्रति सक्रिय रूप से जागरूक होते हैं। आप जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। विलिंगनेस के स्तर पर जहां आप सक्षम बनते हैं, वहीं इस स्तर पर आप अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करना सीखते हैं। यदि मौजूदा परिस्थिति में आपके साथ कोई चीज अच्छी नहीं है, तो आप जानते हैं कि इसे कैसे सही करना है। यहाँ एक्सेप्टेंस का मतलब चीजों या परिस्थितियों को उसके मूल रूप में स्वीकार कर लेने से नहीं है, बल्कि उस भूमिका से है जहां आप जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप बाह्य परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि उसकी जवाबदेही आप स्वयं लेते हैं। आप जानते हैं कि ये जो जीवन है वो आपकी ही सोच और विचारों का रूप है। आप समझते हैं कि जीवन में अपने अनुभव के स्रोत और निर्माता आप स्वयं हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं है या आप में कुछ कमियां हैं, तो आप उन्हें स्वीकार करते हैं और उनमें बदलाव लाने की पहल करते हैं। वास्तव में ये प्यार और खुशी के स्तर की पहली सीढ़ी है, क्योंकि यहाँ आप अपने आंतरिक रूप से मजबूत बनते हैं। आप जानते हैं कि जीवन में बदलाव भीतर से आता है। आप स्वयं पर और अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करना सीख जाते हैं। ऐसे स्तर पर आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर सामने आते हैं। चेतना के अगले स्तर में जो एनर्जी लेवल आता है, उसे बुद्धि और तर्क का स्तर माना जाता है, यानी रीजन, कारण। एनर्जी लेवल 400। इस स्तर पर आप सही और तेजी से निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। आप भावनाओं से ऊपर उठकर सही गलत का विचार करके पूरी सूझबूझ के साथ तर्क संगत से विचार करते हैं। अगर आपके जीवन में कहीं कोई कठिनाई है, तो आप उन कारणों के बारे में बेहतर विचार कर पाते हैं, जिससे आप आसानी से अपनी कठिनाई को दूर कर सकें। इस स्तर पर आकर आप आत्मविश्वास से भर उठते हैं कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी क्षमता का कैसे इस्तेमाल करना है। ये एनर्जी लेवल महान वैज्ञानिकों, दार्शनिक, डॉक्टर्स और जजेस का है, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता का कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे न्यायपालिका में बैठे जजेस की बात करें, तो वो जानते हैं कि उन्हें भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तर्कों के आधार पर फैसला लेना है। ऐसे स्तर पर बुद्धि की तीक्ष्णता बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी जज सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही सही और बुद्धिमान निर्णय ले सकता है। इसलिए हॉकिंग्स ने इस स्तर को चिकित्सा और विज्ञान के स्तर के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र अपने आप में पूर्णतया तर्क संगत और बुद्धि के क्षेत्र हैं। और हम सब जानते हैं कि चिकित्सा और विज्ञान ने अपनी क्षमताओं का असीमित रूप से इस्तेमाल किया है। आज चिकित्सा और विज्ञान ने अगर इतनी उपलब्धि हासिल की है, तो सिर्फ इस रीजन की वजह से, यानी कारण। दो चुंबक आपस में चिपक रहे हैं, तो क्यों चिपक रहे हैं? क्या कारण है? इंसान बीमार क्यों होता है? क्या कारण है? ये सवाल ही हमें जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। और जवाब हम तभी ढूंढ सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि और तर्क का सही और पूर्ण क्षमता के साथ इस्तेमाल करें। आज चिकित्सा या विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी उपलब्धियां संभव हैं, ये चेतना के इसी स्तर पर संभव हुए हैं। ये अपने आप में बहुत ऊंचा स्तर है। इस स्तर पर ज्ञान और शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ये आइंस्टाइन और फ्रॉइड जैसे लोगों का स्तर है, और अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में कभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगला एनर्जी लेवल है लव, प्रेम। ये मन का स्तर है। एनर्जी लेवल 500। यहाँ प्रेम का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका भाव रूमानी प्रेम से नहीं है, जहाँ दो लोगों की जरूरत होती है, बल्कि ये तो एक सात्विक भावना है,
जहां से आप आध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। इंग्लिश में इसे इंटेंस फीलिंग कहते हैं। इस स्तर पर चेतना का स्तर इस हद का बढ़ जाता है कि यदि इंसान चाह ले तो ईश्वर को भी पा सकता है, क्योंकि यहाँ इंसान स्वयं ईश्वर के कार्य करने लगता है। ये पूरी तरह से मानवता का स्तर है। भक्ति, सेवा, दयालुता, शालीनता इसके रूप हैं। और आप जहां भी रहें, जो भी करें, अपने प्रेम के इन स्वरूपों को कभी ना छोड़ें। वास्तव में प्रेम ऐसी फीलिंग है जो आपके साथ हमेशा बनी रहती है, वो कभी नहीं बदलती। इस स्तर पर आप जीवन के वास्तविक उद्देश्य समझने लगते हैं। आपको एहसास होने लगता है कि इस दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये सच्ची खुशी और सच्चा आनंद है, इसी में मन की शांति है। कहते हैं प्रेम सभी को जीत लेता है, फिर चाहे वो आपका डर, अहंकार, गुस्सा या स्वार्थी क्यों ना हो। प्रेम आपको इन सब से मुक्त कर देता है। आप जब प्रेम से भरे होते हैं और हर चीज को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो आपको हर चीज अच्छी दिखने लगती है। आप तर्क से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ आप अति बौद्धिकता के जाल में नहीं फंसते, बल्कि आप प्रेम की शक्ति से निर्देशित होते हैं। गांधी, मदर टेरेसा, एल्बर्ट श्वाइट्जर जैसे महान लोग प्रेम की इसी शक्ति से निर्देशित थे। उन्होंने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा और परमार्थ के लिए समर्पित कर दिया, ताकि वे एक बेहतर समाज स्थापित कर सकें। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं, आप स्वयं भी उनकी एनर्जी फील्ड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप अपने अंदर एक शांति महसूस करते हैं। हॉकिंस का दावा है कि केवल 0.4% लोग ही इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। इसके बाद जब प्रेम का स्तर बढ़ता है तो वहां आप परमानंद को प्राप्त करते हैं। जॉय, एनर्जी लेवल 540। चेतना के इस स्तर पर आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ आप अनकंडीशनल रूप से केवल दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आप अपने आसपास की हर स्थिति, हर चीज में खुशी यानी आनंद की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। अपनी खुशी या आनंद के लिए आप बाह्य चीजों पर निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि असली खुशी भीतर से मिलती है। और इस खुशी के साथ जब आप दुनिया या समाज में अपना योगदान देते हैं तो आप वहां सिर्फ प्रेम और खुशियां देने का ही कार्य करते हैं। ऐसे लोग अपने आप में कल्याणकारी यानी नेचुरल हीलर्स होते हैं। वे समाज का कल्याण करने की क्षमता रखते हैं। ये स्तर प्रायः आध्यात्मिक संतों का होता है। इसके बाद जो एनर्जी लेवल है वो है पीस, परम शांति, अत्यंत दुर्लभ, एनर्जी लेवल 600। यहाँ पहुंचने के बाद आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। अहंकार, क्रोध, लोभ, डर जैसी भावनाएं तो बचती ही नहीं है। यहाँ आप ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा से जुड़ते हैं और चेतना के उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां से आप मुक्ति यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में अधिकतर लोग चेतना के इसी स्तर पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं जहां वे जीवन की भागदौड़ और संघर्ष से मुक्त हो सकें, लेकिन वे ये समझने में भूल कर देते हैं कि जीवन में असल शांति स्वयं की चेतना से ही आती है। बाहरी स्थितियां कभी भी आपको उस परम शांति की ओर नहीं ले जा सकती जहां आप दुनिया को प्रेम और आनंद की दृष्टि से देख सकें। इसे भीतर से महसूस करना होता है। जब आप भीतरी तौर पर परम शांति को प्राप्त करते हैं, महसूस करते हैं, तो आपको बाहरी स्थितियां भी शांति प्रदान करने लगती हैं। आप उनमें परमानंद की अनुभूति करने लगते हैं। यही अंतर चेतना आपको प्रेम के स्तर से ऊपर उठाती है। अगला एनर्जी लेवल है 700 से 1000 तक, यानी एनलाइटमेंट, आत्मबोध। ये चेतना का सबसे शुद्धतम स्तर है, यानी प्योर कॉन्शियसनेस। इस स्तर पर मानव चेतना अपने सबसे उच्चतम स्तर पर होती है, जहां मानवता देवत्व के साथ मिश्रित हो जाती है। स्पष्ट तौर पर कहें तो ये ईश्वर का ही स्तर है, जिसे सर्वोच्चतम स्तर माना गया है, जिसकी एनर्जी लेवल 1000 के भी पार पहुंच जाती है। चेतना के इस स्तर का इतना दिव्य प्रभाव पड़ता है कि इस स्तर या इस स्तर पर रहने वाले लोगों के विचार मात्र से
आप अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और उसे पहले से भी अधिक बढ़ा सकते हैं। मूलतः इस स्तर को ईश्वर के अवतार का स्तर माना जाता है। बुद्ध, ईसा, कृष्ण, राम चेतना के इसी उच्चतम स्तर पर थे, जहां उन्होंने अपने शब्दों और अपनी दिव्यता से पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया और उन्हें जीवन का सही उद्देश्य समझाया। यदि आप इनके समीप जाते हैं तो आप निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा को भी अनुभव करते हैं और यही ऊर्जा आपको शांति और परमानंद की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अब आप अपने जीवन के क्षेत्र की ओर नजर डालें और विचार करें कि आप किस चेतना के स्तर पर हैं। यकीनन उच्च स्तर दुर्लभ है, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपको ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये निराशा की भावना है और निराशा कभी भी आपको उच्च स्तर तक नहीं ले जा सकती। आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको आगे बढ़ने के प्रति दृढ़ होना चाहिए। जो इंसान स्वयं को या अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करता, वो पूरा जीवन उसी स्तर पर जीता रहता है। हॉकिंस के अनुसार इस दुनिया में लगभग 85% लोग ऐसे ही जीते हैं। वे अपना स्तर, साहस या उससे ऊपर कभी बढ़ा ही नहीं पाते। वे हमेशा निराशा में जीते हैं, कमियों में जीते हैं, शिकायतों में जीते हैं। दुख, गुस्सा, डर, अहंकार, लालच, इनसे तो वे कभी बाहर आ ही नहीं पाते। बस ऐसे ही वे 3-4 स्तरों के बीच झूलते रहते हैं। वे कभी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। नतीजतन वे जीवन के आनंद और मन की शांति के लिए जीवन भर तरसते रहते हैं। अगर इस दुनिया में उच्च स्तर के लोग मौजूद ना हो तो संभव है कि ये दुनिया पूरी तरह नष्ट हो जाए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि हम ये कैसे जानें कि हमारी चेतना का स्तर क्या है। तो ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये निरीक्षण करें कि जब आप दबाव की स्थिति में होते हैं या जब आप विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, तब आप कैसा बर्ताव करते हैं। क्या आप स्वयं को और दूसरों को दोष देते हैं? क्या आप निराशा या असहाय व्यवहार करते हैं? क्या आप दूसरों पर चिल्लाते हैं? क्या आप आक्रामक हो जाते हैं, डर जाते हैं या दृढ़ निश्चय कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? परिस्थितियों के अनुरूप आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं, उसी से आपकी चेतना का स्तर पता चलता है। रॉबर्ट मैकी कहते हैं, एक इंसान का सच्चा चरित्र उन विकल्पों में प्रकट होता है जो वो दबाव में चुनता है। दबाव जितना अधिक होगा, चरित्र का रहस्योद्घाटन उतना ही स्पष्ट और गहरा होगा, और चरित्र जितना स्पष्ट और गहरा होगा, उसका चुना हुआ विकल्प उतना ही सच्चा होगा। अब बात आती है कि हम अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाएं कैसे। दोस्तों, हॉकिंस कहते हैं कि मूलतः हर चीज को चेतना के स्तर पर क्रमबद्ध किया जा सकता है। लोग, वस्तुएं, स्थान, घटनाएं और यहाँ तक कि पूरा समाज भी। अब आप सबसे पहले अपने आसपास के लोगों, स्थान, घटनाओं और समाज पर नजर डालें और विचार करें कि आप जिन लोगों या चीजों से घिरे हैं, उनकी चेतना का क्या स्तर है। क्योंकि आपके आसपास जो चीजें हैं, वो हर चीज आपकी चेतना के स्तर को प्रभावित कर सकती है। टीवी, किताबें, फिल्में, न्यूज, भोजन, लोग, वस्तुएं सभी आपकी चेतना को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित जरूर करती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी भावनाओं, विचार और कार्यों के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपनी चेतना की ठीक स्थिति का पता लगा सकते हैं। डेविड हॉकिंस कहते हैं कि जो लोग साहस या उससे ऊपर के स्तर पर होते हैं, वे लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के सतत प्रयास के लिए पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि वे जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं। वे अपनी असफलता के लिए किसी दूसरे पर दोष नहीं बढ़ते, बल्कि खुद को इसका जिम्मेदार मानकर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं जो उनकी असफलता की वजह बनती हैं। वहीं वे लोग जो साहस के निचले स्तर पर होते हैं, वे हमेशा अपने आप को कमजोर समझते हैं। ऐसे में उन्हें एक स्तर से दूसरे स्तर पर उठने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन विडंबना ये है कि निचले स्तर पर रहने के कारण ये जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत या विश्वास खो बैठते हैं।
ऐसे में कई बार उन्हें दूसरों की मदद की भी आवश्यकता होती है। दूसरों की मदद ना मिले तो ये कभी उस निचले स्तर से बाहर नहीं आ सकते। हालांकि अगर आप प्रयास करते हैं तो चेतना के मौजूदा स्तर से दूसरे स्तर पर प्रगति करना कोई कठिन काम नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी चेतना का स्तर बाह्य चीजों या परिस्थितियों की वजह से नहीं है। आप उन्हें दोष देने या बदलने की कोशिश ना करें। आपको स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। हालांकि इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप धीरे धीरे भी अपनी चेतना का स्तर बढ़ाते हैं, आप यकीनन जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अपनी चेतना को लगातार बढ़ाने का इरादा पहले ही एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। याद रखिए, आप एक साथ चेतना के भिन्न भिन्न स्तर पर हो सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों का स्तर 200 से नीचे ही होता है, लेकिन आपको हमेशा उच्च स्तर के कार्य करने के लिए खुद को बाध्य करते रहना चाहिए। मान लीजिए आप इस वक्त आपका समग्र स्तर इच्छा का स्तर है। ये साहस या तर्क का स्तर भी हो सकता है। तो जब भी आपको मौका मिले, आप अपने खाली समय का उपयोग सामुदायिक कार्य या लोगों की सेवा करने में कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको प्रेम के स्तर को महसूस करने का मौका मिलेगा और आप उस उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए और अधिक दृढ़ और प्रेरित होंगे। इसके अलावा हमेशा कोशिश करें कि आप अपने आसपास के लोगों और चीजों के प्रति अपने दृष्टिकोण को निष्पक्ष और विनम्र रखें। आप देखेंगे जिन लोगों में चेतना का स्तर उच्च होता है, वे लोग हमेशा निष्पक्ष और विनम्र होते हैं। वह गुण आपके अंदर अहंकार की भावना पैदा नहीं होने देता। आप गुस्से और निराशा से दूर रहते हैं और उन कार्यों को करने के लिए ज्यादा सजग रहते हैं जो दूसरों के लिए किसी भी प्रकार से नुकसानदेह या कष्टदायक ना हो। ये खुला विचार ही आपको जीवन में प्रगति करने की अंतर्दृष्टि और समझ दे सकता है और आप निश्चित ही चेतना के उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां आप सिर्फ प्रेम, आनंद और शांति से भरे होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ऐसे ही जीवन को बेहतर बनाने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।